आज मेरी शादी थी। हर लड़की की अपनी शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं और वह अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचाकर रखती है। लेकिन मेरी शादी ऐसी नहीं थी। वह दूसरी शादियों से ज़रा अलग थी। यह शादी कम और एक सौदा ज़्यादा थी। मेरी मजबूरी का सौदा। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर ही थे। मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में पहुँचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, सादा सा जोड़ा पहने। कमरे में दूल्हे के आने वाले वक्त के डर की वजह से मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और हाथों पर बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने पति के बारे में सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थी। मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे, अरे इससे शादी मत करो, वह पागल है। अरे वह तो साइको है। अरे तुम तो अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल इंसान से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से गला सूख चुका था। मैं अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में मेरा पति अंदर चला आया। मैं थोड़ा सहम गई। वह आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि अपना घूंघट उठाओ। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने पहले ही पति के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुन रखी थी, इसलिए उसकी बात मानी और अपना घूंघट हटा दिया। मगर जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और उसने भी चौंक कर अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और बहुत देर तक मुझे देखता रहा। न जाने उसे क्या हुआ, वह एकदम से उठकर कमरे से टेरेस पर चला गया। मेरा नाम मानवी है और मैं गरीब घर से संबंध रखती हूँ। घर में मेरे अलावा माँ, पिताजी और एक छोटा भाई भी है। भाई भी छोटा था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं इंटर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियाँ बहुत कम थी जो गरीब फैमिली से हों। यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घरों से लड़के और लड़कियाँ पढ़ने आते थे, इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप में ही मगन रहती थी। मेरे कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं थी और यूनिवर्सिटी में भी किसी से दोस्ती नहीं की। बस प्रोजेक्ट के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था उसी में कभी कभी स्टडी डिस्कशन कर लेती थी। लेकिन इन्हीं दिनों में जयपुर से एक लड़का माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया। उसके आते ही वह डिपार्टमेंट में उसकी बातें होने लगी। वह बहुत हैंडसम था और हर लड़की उससे बात करने की तमन्ना रखती थी। मैंने भी जब पहली बार उसे देखा था तो उसे अपना दिल दे बैठी, लेकिन वह तो ऐसा चाँद था जिसे मैं पाने की तमन्ना कर सकती थी लेकिन हासिल नहीं कर सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैं अपनी फीलिंग को दिल ही दिल में दबा रखा था, कभी किसी से जाहिर नहीं किया। क्लास में जब ग्रुप बने तो राहुल मेरे ग्रुप में शामिल हो गया और अब अक्सर यह होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभार राहुल मेरे नोट्स भी बना देता था, असाइनमेंट बनाने में भी मेरी मदद करता था, जबकि किसी और लड़की से वह बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझसे कहने लगी कि राहुल तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैंने उनकी एक बात का एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस राहुल के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था। और वह कोई पागल था क्या जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वह शहर की हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मैं एक निचले तबके से ताल्लुक़ रखती थी जिसका बाप सब्जी बेचता था। यूनिवर्सिटी का पहला वक्त
कैसे गुजर गया कुछ खबर ना हुई। मैंने कभी राहुल से अपने प्यार का इजहार नहीं किया, ना कभी राहुल ने मुझसे कोई फालतू बात की। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज राहुल नहीं आया था। मेरे दिल की बात अजीब बेचैनी लग रही थी। मैंने बहुत इंतज़ार किया। मैं एक आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन न जाने वह क्यों नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, और आज आखिरी दिन में वह ना हो सका था। मैं बड़े बोझिल दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी दिन बहुत बड़ा गुजरा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी की थकान उतारने में ही गुजर गया, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ समय बाद जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई। पिताजी को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हुआ और वह कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। काम तो बंद हुआ ही, साथ में टेस्ट और दौरान पता चला कि पिताजी बॉल बंद है और दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सकते। वक्त दौर पर सरकारी अस्पताल से इलाज करवा के पिताजी घर तो आ गए, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से उन्हें आराम करने को कहा। पिताजी अब ज़्यादातर घर पे ही रहते थे। वह बहुत कोशिश करते थे कि काम पर जाएं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दी और काम पर जाने नहीं देती। एक दिन मुझे चोरी से वह काम पर चले गए तो तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो पिताजी भी खुद ही कहने लगे कि अब जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता। घर में मौजूद जितना भी राशन था वह ख़त्म होने को आ गया। जितनी जमा पूंजी थी वह भी थोड़ी थोड़ी करके लगने लग गई। हमने घर भी बदल लिया, एक कम किराए पर छोटा सा घर ले लिया। हमारे का चित्र देखकर मैं खुद परेशान हो जाती। भाई तो भी बहुत छोटा था, इसलिए सवाल ही पता नहीं था। वह काम करेगा तो मुझे भी बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ा। पहले तो पिताजी की ही सब्जी की रेडी निकाल के घर से बाहर लगा ली। प्रतिदिन सुबह मम्मी के साथ जाकर मंडी से ताज़ा सब्जी ले आई और घर के बाहर रख कर भेज दिया। लेकिन इसमें इतने पैसे नहीं बचते थे कि हमारे दिल्ली के खर्चे पूरे हो जाते। लेकिन पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते, और इसलिए मैंने एक फ़ैसला लिया और माँ को इस बारे में बताया। मैंने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रही और पिताजी से इजाज़त ले ली। इजाज़त देते हुए पिताजी का दिल भी भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और सपने देखे थे और अब एकदम हालात की पटली की वजह से सब अधूरे रह गए थे। पिताजी की परमिशन मिलते ही मैं अगले दिन ही अलग अलग जगह जाकर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगवाया और उसमें नौकरी के ऐड देखकर बहुत जगह पर अप्लाई किया, लेकिन पूरा 1 महीने में नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू की कॉल आई, मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहाँ पर पहले से ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो और यह इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी के लिए हो रहा है। लेकिन फिर इन दिनों मैं एक जगह पर नौकरी ज्वाइन की। अच्छी थी, फ़ौरन ज्वाइन कर लिया। मुझे ज्वाइन किए ही कुछ दिनों हुए थे। एक दिन बॉस मुझे कमरे में बुलवाया और कहने लगे, मिस मानवी, जितना अच्छा आप काम करते हैं इसके हिसाब से आपकी सैलरी और पोस्ट कुछ कम नहीं है क्या? बॉस ने मुझे सवाल किया तो मैं थोड़ा हड़बड़ा गई कि हाँ बोलूँ या ना, लेकिन फिर हिम्मत जमा करते हुए मैंने हाँ कह दिया और वह कुछ देर मुझे गहरी नज़रों से देखते रहे। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वह कहने लगे, आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें तो। उसने कहा तो मैं उलझन भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा और पूछा, कैसी बड़ी कमीनी सी हंसी हंसते हुए कहने लगे, मिस मानवी, अब आप समझदार हैं,
समझ सकती हैं, इसलिए बस आपको मुझे खुश करना होगा। बॉस की बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैं एकदम खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम जैसे कमीने की वजह से ही लड़कियां घर से नहीं निकलने के डरती हैं। लानत है तुम पर और तुम्हारे काम पर। मैं ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वह बस मुझे आवाज़ ही देता रहा। यहाँ मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने आप पर इतना लाचार और बेमोल लग रहा था कि दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की नहीं है। मैं कितनी देर इसी तरह बेमकसद सड़क के किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक ऐसे ही घूमते रहती। घर भी तो जाना था। घर पहुंचकर माँ ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ मानवी, तुम इतने परेशान क्यों हो? माँ के पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी सच सच बात बता दी। माँ ने मुझे गले से लगा लिया। वह कहने लगी, बेटा अब तुम घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से भेड़ियों से लड़ना होगा। ऐसे बहुत से दरिंदे तुम्हारे रास्ते आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और समझ से काम लेना होगा। माँ ने मुझे समझाया, पर मैं तब तक काफ़ी हद तक डर चुकी थी। अगले दिन मैं हिम्मत और हौसले से जवाब देने लगी। जल्दी मुझे MK एंटरप्राइजेज में नौकरी मिल गई। ये वाली नौकरी पहली नौकरी से बहुत अच्छी थी और पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी थी। मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 3 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपने कंपनी के हेड को वर ही देखा था। हालांकि ऑफिस में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थी। कोई उसे पागल कहता, कोई दीवाना कहता था और कोई साइको कहता था, लेकिन मैंने कभी आज तक उसे नहीं देखा। शायद वह ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से काम रखती थी, लेकिन फिर इन्हीं दिनों बॉस ने वर्कर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और उनकी तरफ से एक अजीब ऐलान सुनने में आया। बॉस ने कहा था कि जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगी और उसके साथ एक रात बिताएगी, मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। मुझे बॉस की यह बात अच्छी नहीं लगी। न जाने उनके बेटे में क्या मसला था कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था। लेकिन फिर एक बार यह बात सुनने को मिल रही थी कि कोई भी बॉस के बेटे से शादी करना नहीं चाहता है। कोई भी लड़की तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन यह बात बार बार यही ख्याल आ रहा था, जितने सारे पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं पिताजी का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार पिताजी ठीक हो जाए तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। और फिर कौन सा यह सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही तो है। लेकिन दिमाग इस बात को झटक देता। दिल और दिमाग की जंग में मैंने दिल की सुनी और इस आग में कूदने का फैसला किया। बॉस को हाँ कर दी। मेरी बात सुनकर बॉस बहुत खुश हुए। उसी वक्त रविवार का दिन शादी के लिए तय कर दिया गया। मैं घर आकर माँ से बात की तो माँ बात सुनते ही शौक में चली गई। मुझसे खफा हो गई और पिताजी का रवैया भी माँ की से अलग नहीं था। दोनों ने मुझे इस काम को करने से मना किया, लेकिन मैं अब तय कर चुकी थी और सबसे बड़ी बात तो मुझे इन पैसों की लालच थी, जिसे मैं पिताजी के इलाज के लिए यूज कर सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन भी तो नज़र नहीं आ रहा था। माँ पिताजी 1-2 दिन नाराज़ रहे, लेकिन फिर मुझे समझ गए। जब हम शादी करके बॉस के घर पहुँचे तो नई दुल्हन का स्वागत करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। पूरे घर में एक औरत तक ना थी। और जब मैंने दूल्हे का चेहरा देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना ना था, क्योंकि ये वही मेरे सपनों का राजकुमार यूनिवर्सिटी वाला राहुल था, जिसका आखिरी दिन में इंतज़ार करती रही। मैंने गहरी सांस ली और वह कहने लगा, मैं जब जयपुर से माइग्रेट होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ के डिपार्टमेंट में इंटर होते ही मेरी नज़र तुम पर पड़ी थी। तुम एक तरफा बेंच पर बैठी अपने नोट्स बना रही थी। इन सब मॉडल और फैशन की मारी लड़कियों जिन्होंने मेकअप करके खुद को केक पेस्ट्री बनाया हुआ था, तुम उनसे बिल्कुल अलग नज़र आ रही थी। तुम्हारा चेहरा बिना किसी मेकअप के पाक और बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने दुपट्टा उड़ा हुआ था और तुम सीधी सादी प्यारी लग रही थी। मैं कुछ पल बस तुम्हें देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में पहली लड़कियां नहीं आई थी,
लेकिन वह सिर्फ वक्त गुजारने के लिए थी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नज़र में ही मोहब्बत का शिकार हो गया और मैंने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि सिर्फ तुम्हें ही अपना जीवन साथी बनाऊंगा। और यह सोच आते ही एक सुकून सा दिल में उतर गया। मुझे तुम्हें देखना, तुमसे बात करना अच्छा लगने लगा। इन्हीं दिनों मेरे पापा की तरफ से शादी का प्रेशर पड़ने लगा। दरअसल दिल्ली में पापा ने मुझे बुलाया ही इसलिए था। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन स्टेटस की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया और तुमसे मिलना भी गवारा नहीं किया। उन्हें तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। मैं अपने ही जैसे किसी बिजनेसमैन क्लास फैमिली से रिश्ता करना चाहते थे, जिससे वह अपने बिजनेस को चार चांद लगा सके। मैं तुम्हें बार बार मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसलिए आखिरी दिन तुमसे मिलने यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन आखिरी दिन आकर तुम्हें आज और उम्मीद नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। पापा ने मेरी मंगनी धूमधाम से कर दी। मैंने पापा की मर्जी के आगे सर झुका दिया था, लेकिन उसके बाद मैं चुप चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देती, वह मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी। लेकिन मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता। और फिर एक दिन मैं यूनिवर्सिटी के क्लर्क डिपार्टमेंट में तुम्हारे घर का पता निकलवाने के लिए गया। तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहाँ से पता चला कि तुम लोग तो घर छोड़कर जा चुके हो। मैं उम्मीद हार गया। अब इतने बड़े शहर में मैं तुम्हें कहाँ से ढूंढूं। इसके बाद मैं जैसे खुद से ही चिढ़ गया था। इन्हीं दिनों में इसी हालत में मेरी अपनी मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। वह मुझे किसी कॉन्सर्ट में लेकर जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। इसलिए मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे बार बार तंग ना करो। उसको मेरा इनकार बहुत बुरा लगा और उसने अपने पापा से मेरे बर्ताव के बारे में शिकायत कर दी। उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में तूफान उठ गया। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहा और फिर पापा ने मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी कि मुझे उस लड़की से माफ़ी मांगनी होगी और अपना बर्ताव ठीक करना होगा, वरना उनके बिजनेस को भी नुकसान था और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने ना तो लड़की से माफ़ी मांगी और ना ही अपने रिश्ते को ठीक किया। इसके नतीजे में हमारी मंगनी टूट गई और पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए। फिर पापा ने एक और जगह मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे उस लड़की से मिलने जुलने के लिए बहुत सारा समय दिया। पापा चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझ जाएं और फिर जल्दी उन्होंने हमारी शादी पक्की कर दी। लेकिन मैं भी सिर्फ घर पर ही पड़ा रहा। मेरा दिल नहीं कहता था कि मैं कहीं बाहर जाऊं। पापा मुझे बहुत डांटते डपटते, अक्सर मुझे समझाते, लेकिन वह बात नहीं मानने को तैयार था। कुछ वक्त बाद पापा को भी मेरी चिंता होने लगी और वह मुझे वक्त देते, मेरे साथ खाना खाते, लेकिन मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी। तब तो बिजनेस जमाने की फिक्र में लगे रहते थे। मेरा रिश्ता भी खत्म हो गया। मैंने पापा को साफ साफ मना कर दिया था, अभी मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखें, ना ही मुझे अभी शादी करनी है। मुझे कुछ वक्त दें। पापा भी शायद अब इस बात को समझ गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे इसलिए संभलने के लिए कुछ वक्त दिया। इसी तरह से गुजर गए। पापा ने दो इकलौते बेटे को दुनिया से अलग थलग देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अक्सर वह मेरे दोस्तों को कॉल करके बहाने से घर बुला लेते ताकि मैं खुश रहूं, लेकिन मैं क्षणिक तौर पर तो बहल जाता और फिर बाद में इस हालत का शिकार हो जाता। कुछ दिन बाद बाबा मुझसे कहने लगे कि तुम उसी लड़की को ढूंढ लो, मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी ना थी और ना ही तुम्हारे किसी दोस्त का नंबर था जिससे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही महीना ख़त्म हुआ, पापा ने तुम्हारे बारे में पूछा। हारे हुए अंदाज से पापा से कहा, वह जिस भी लड़की से मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूँ। पापा तो जैसे खुशी से बेकाबू हो गए और अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैं इस रविवार तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। रविवार को तैयार रहना। मैं उनसे लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। रविवार को मैं तैयार हो गया। शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंका जरूर था,
मगर मानवी नाम की लड़कियां न जाने कितनी इस दुनिया में होंगी। मैं यह सोचकर रह गया और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया हूँ। शायद भगवान ने हमारा मिलना लिखा था, इसी तरह हमारा नसीब जोड़ना था। और देख लो, आज हम एक हो गए, राहुल ने कहते हुए अपना हाथ आगे किया तो मैं भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगले दिन सुबह मैं राहुल बहुत खुश अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों को एक साथ कुछ देकर बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। उनकी आंखों में पानी आ गया। कहीं न कहीं वो भी राहुल की इस हालत की वजह से ज़्यादा परेशान में थे। अब उसे कुछ देखकर उन्हें अच्छा लगा। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। राहुल मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद हर चीज़ उठाकर मुझे दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से राहुल को देख रहे थे। सिर्फ मैं और राहुल की सच्चाई जानते थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने और राहुल ने एक दूसरे से वादा किया था कि यह बात हम कभी किसी दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे। और मैं वही लड़की हूँ जिससे राहुल शादी करना चाहता था। पापा को भी सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वह हमें खुश देखकर बहुत खुश थे। और अचानक राहुल पापा से कहने लगे, पापा मैं दरअसल आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मानवी को मेरी ज़िंदगी का साथी चुना। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। राहुल यह कहते हुए उठकर पापा के गले लग गए। पापा की आंखें भीग गईं। वह कितनी देर राहुल